नमस्कार, मैं हूं अनीता और आप देख रहे हैं मैं भी भारत का न्यूज बुलेटिन आदिवासी डेली। आज के बुलेटिन में आपको दिखाएंगे कर्नाटक में आरक्षण कानून पर लगी मुहर, गुजरात में आदिवासियों का एकता महासम्मेलन और संथाल इलाकों में सोहराय पर्व की धूम। एमबीबी पोल में लुप्त होती आदिवासी भाषाओं पर करेंगे चर्चा। तो शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। कर्नाटक में आरक्षण विधेयक पर राज्यपाल के हस्ताक्षर, छत्तीसगढ़ में करना होगा इंतजार। गुजरात में 30वां आदिवासी सांस्कृतिक एकता महासम्मेलन का आगाज, देश भर से हजारों आदिवासी लेंगे हिस्सा। मणिपुर में महिला व्यापारियों ने बाजारों में किया प्रदर्शन, मैती को एसटी सूची में शामिल करने की मांग। तमिलनाडु में पलियार आदिवासियों को पोंगल का उपहार, 20 साल बाद मिली बिजली। संथाल इलाकों में सोहराय महापर्व की धूम, कल होगा समापन। और एमबीबी पोल में 84% लोगों ने माना कि देश में आदिवासी भाषाओं पर खतरा, उदासीन है सरकार। और अब खबरें विस्तार से। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। देश के 9 राज्यों में इस साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में कर्नाटक और छत्तीसगढ़ में आरक्षण का मुद्दा जोर पकड़े हुए है। लेकिन गुरुवार को कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने हाल ही में पारित हुए SC/ST आरक्षण बिल पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। खबरों के मुताबिक इस संबंध में गुरुवार को एक आधिकारिक विशेष राज्य पत्र प्रकाशित किया गया। राज्यपाल के साइन होते ही राज्य में सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में आरक्षण की नई प्रक्रिया लागू हो जाएगी। दिसंबर 2022 में ही राज्य विधानसभा में सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षण बढ़ाने से जुड़े विधेयक को सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया था। इस बिल के तहत अनुसूचित जाति के लिए कोटा 15% से बढ़ाकर 17% और अनुसूचित जनजाति के लिए 3% से बढ़ाकर 7% करने का प्रस्ताव था। इसके साथ ही आरक्षण का कुल कोटा 56% पर पहुंच गया है। चुनावों को देखते हुए राज्य में कांग्रेस के नेताओं ने बीजेपी को चेतावनी दी थी कि अगर 30 जनवरी तक आरक्षण कानून को 9वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया तो पार्टी इस मुद्दे को लेकर सड़कों पर उतर जाएगी। राज्य में विधानसभा चुनाव में अब 3 महीने से भी कम का वक्त बचा है। यहां विधानसभा की 224 सीटों पर चुनाव होंगे। इनमें से 15 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। लेकिन वहीं छत्तीसगढ़ में आरक्षण विधेयक अधर में लटका हुआ है। राज्य की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने अभी तक आरक्षण बिल पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, जबकि छत्तीसगढ़ में भी दिसंबर में ही विधानसभा ने आरक्षण विधेयक को सर्वसम्मति से पारित कर दिया था, जिसके बाद राज्य में आरक्षण की कुल सीमा 76% हो गई थी। राज्य में आरक्षण पर कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार और राज्यपाल अनुसुईया उइके के बीच टकराव अभी भी जारी है। दोनों राज्यों में आरक्षण विधेयक पारित किए गए, लेकिन फर्क सिर्फ इतना सा है कि एक राज्य में बीजेपी की सरकार है तो वहीं दूसरी में बीजेपी सरकार में आना चाहती है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर और खबर है गुजरात से। गुजरात के छोटा उदयपुर जिले में आज 30वां आदिवासी सांस्कृतिक एकता महासम्मेलन का आगाज हुआ। आदिवासी एकता परिषद द्वारा आयोजित इस महासम्मेलन में देश के सभी राज्यों से हजारों आदिवासी जुटे। ये सम्मेलन छोटा उदयपुर के हमीरपुरा में 3 दिन चलेगा, यानी 15 जनवरी रविवार को इसका समापन होगा। इस सम्मेलन में देश के अलग अलग आदिवासी समुदायों की सांस्कृतिक झलक देखने को मिलेगी। सम्मेलन में 5वीं अनुसूची, पैसा एक्ट, समाज सुधार, वन अधिकार विस्थापन जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा भी होगी। और इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजस्थान के आदिवासी परिवार के नेता कांतिलाल रोत। कांतिलाल जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इस वक्त जो सम्मेलन हो रहा है वहां पर इस वक्त क्या माहौल है? आपके चैनल को जोहार। सबसे पहले रोत कांतिभाई आदिवासी की ओर से ये जो आदिवासी एकता परिषद द्वारा कार्यक्रम है, ये 30वां सांस्कृतिक सम्मेलन है, यानी ये 30 साल अब की बार पूरे हो रहे हैं।
तो उसके अंदर मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, दादरा नगर हवेली और गोवा, दमन दीप से लगभग लोग पार्टिसिपेट करते हैं। और इसमें आदिवासी संस्कृति की टीम आती है, सांस्कृतिक झलक दिखाने के लिए पूरे देश स्तर की टीम आती है। कांतिलाल जी, आज से इस महासम्मेलन का आगाज हुआ है और रविवार को इसका समापन होगा। 3 दिन के इस कार्यक्रम में किन महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी? इसमें ऐसा है कि आदिवासी मसले, आदिवासी मुद्दों के मुद्दों पर बात होती है। जो विभिन्न राज्यों से जो हमारे ट्राइबल एक्टिविस्ट आते हैं वो अपनी बात रखते हैं, जिसमें 5वीं अनुसूची की बात होती है, पैसा एक्ट, ग्राम सभा की बात होती है, कस्टमरी लॉ की बात होती है। और इवन यहाँ तक थोड़ा सा मोटिवेशन ये किया जाता है कि जो मुद्दे आधारित लोग हैं जो आने वाले समय में चुनावों में उनको अब एक सपोर्ट करे, ऐसा उनका कहना रहता है। लेकिन मुख्यतः ये जो कार्यक्रम है वो पूर्ण रूप से बिन राजनीतिक होता है। इसमें किसी राजनीति पार्टी की बात नहीं होती है। और ये मतलब आदिवासी के जल जंगल जमीन एफआरए जो भी कानून है और जो आपका 5वीं अनुसूची का जो कानून है उस पे पूरी रात डिबेट होती है। और रात की 11 बजे से सांस्कृतिक कार्यक्रम 14 तारीख की रात को स्टार्ट होता है। आप हमें बताइए कि आदिवासियों के लिए इस तरह के महासम्मेलनों या आयोजनों का क्या महत्व होता है, उनकी सिग्निफिकेंस क्या है? इसमें ऐसा नहीं है सर, मतलब किसी भी पार्टी का प्रभाव या किसी पार्टी विशेष का कार्यक्रम नहीं है। राजनीतिक लोग चाहे वो किसी भी पार्टी से चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं वो आते हैं, उनमें एक सेशन होता है राजनीतिक जो आदिवासी ट्राइबल लीडर हैं, चाहे आपका वो संसद में गया हो, चाहे लोकसभा आपका विधानसभा में गया हो, किसी भी राज्य में, 4 राज्य 5 राज्यों में, तो उनको भी मौका मिलता है। और आप लोग वहां जाकर किस प्रकार की आदिवासियों की पैरवी कर रहे हैं विधानसभा और लोकसभा में, तो यही उद्देश्य ये रहता है कि आदिवासियों का जो आज की तारीख में सांस्कृतिक और पिछड़ापन है उसको कैसे दूर किया जाए, इस पे भी फोकस होता है हमारा। लेकिन किसी राजनीतिक पार्टी का मंच नहीं होकर ये पूर्ण रूप से सामुदायिक मंच है और इसमें आदिवासी मुद्दे मसलों पर बात होती है। कांतिलाल जी, आप राजस्थान से आते हैं और हम सब जानते हैं कि राजस्थान में इस साल दिसंबर में विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में आप इस महासम्मेलन में राजस्थान से जुड़े आदिवासियों के क्या मुद्दे उठाएंगे? इसमें सांस्कृतिक रूप से मैं जब से ये आदिवासी के कार्यक्रम में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, आज विदिन 6-7-8 साल है, 9वां साल है मेरा, तो हम लोग छोटे कार्यकर्ता के रूप में माने जाते थे वहां, क्योंकि हमारे बुजुर्ग लोग ज्यादा आते हैं, फिर भी हमें 5 से 10 मिनट का मौका मिलता है। तो हम लोग उसमें एक तो देश भर में आदिवासियों की 2 सबसे बड़ी समस्या है, एक है धार्मिक, दूसरी है राजनीतिक। धार्मिक और राजनीतिक 2 पार्टों के बीच में आदिवासी पिसा जा रहा है। तो हम लोग बात यही रखते हैं कि आदिवासी किसी धर्म में नहीं है और जो आदिवासियों का 1881 से जो धर्म कॉलम था उसको इम्प्लीमेंट करे केंद्र सरकार। दूसरा राजनीतिक मसला होता है जिसमें हमारे लोग चुनाव आते ही अपने सिद्धांत और अपने विचारधारा को भूल जाते हैं और अलग अलग तरीके से अलग अलग पार्टियों को वोट देते हैं। तो हम लोग ये चाहेंगे कि आने वाले समय में 2024 का लोकसभा भी आ रहा है, उससे पहले हमारा एक और कार्यक्रम होगा ये एकता परिषद का। लेकिन अभी वर्तमान में 2023 के अंदर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान का जो चुनाव आ रहा है उसमें यही हम लोग मोटे तौर पे बात रखेंगे कि जब हम लोग आदिवासी एकता की बात करते हैं तो आने वाले चुनाव में भी हमें आदिवासी एकता को बांधे रखते हुए ये जो कांग्रेस, बीजेपी और जो लोग हैं जिन उन पार्टियों में नहीं जाकर आप या तो स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ो या फिर आदिवासी जो भी पार्टी बन रही है या बनाई गई है उनको सपोर्ट करें, एक मुश्त होकर, ताकि जिताने का प्रयास करें। गुजरात का चुनाव हो गया, गुजरात के चुनाव में बहुत अधिकतम काम हुआ था, लेकिन आने वाले समय में हमने बहुत सारा काम किया, लेकिन यहाँ एक क्या पता जो आशा नहीं थी उस आशा अनुरूप उल्टा रिजल्ट आया
और मामला थोड़ा सा गड़बड़ा गया, इसलिए आने वाले समय में हम लोग राजस्थान, आपका मध्य प्रदेश और अरे यार, मध्य प्रदेश और आपका छत्तीसगढ़ के लिए हम लोग लोक विधानसभा में ट्राइबल हित के लिए लड़ने वाले व्यक्ति को जिताने के लिए बात करेंगे। और जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, मैं उनको बता दूं कि इस वक्त छोटा उदयपुर में जहां ये महासम्मेलन हो रहा है वहां पर नेटवर्क का बहुत बड़ा मसला है, इसलिए इस वीडियो की जो क्वालिटी है वो इतनी अच्छी नहीं आ पाई है। और अब गुजरात से चलते हैं मणिपुर में मैती समुदाय को एसटी सूची में शामिल करने की मांग जोर पकड़ती जा रही है। मणिपुर की महिला कार्यकर्ताओं ने इस मांग को लेकर शुक्रवार को प्रदर्शन किया। महिला कार्यकर्ताओं, व्यापारियों और वेंडरों ने शुक्रवार को मणिपुर के अलग अलग बाजारों में हाथों में तख्तियां लेकर और मानव श्रृंखला बनाकर प्रदर्शन किया। महिलाओं ने मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह से अनुसूचित जनजाति सूची में मैती को शामिल करने के लिए राज्य सरकार की आवश्यक सिफारिश भेजने का आग्रह किया। वहीं शिवसेना की राज्य इकाई ने कहा है कि मणिपुर के 60 विधायक मैती को अनुसूचित जनजाति यानी एसटी का दर्जा देने के लिए एकजुट होकर काम करें। शिवसेना की राज्य इकाई के अध्यक्ष एम तोम्बी ने बताया कि केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री डॉक्टर आर.के. रंजन के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री को ज्ञापन सौंपा गया था। मणिपुर की अनुसूचित जनजाति मांग समिति यानी STDCM, इंटरनेशनल मैती फोरम और मैती जनजाति संघ इस मांग को लेकर पहले ही राज्यपाल ला गणेशन और मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को ज्ञापन सौंप चुका है। मणिपुर की कुल आबादी में लगभग 53% लोग इस समुदाय के हैं। और अब मणिपुर से सीधे चलते हैं तमिलनाडु। राज्य के मदुरई में उसिलमपट्टी प्रखंड के कुरिंजी नगर बस्ती में रहने वाले पलियार आदिवासियों की बस्ती में 2 दशक के इंतजार के बाद बिजली पहुंची। गुरुवार को इलाके के 27 आदिवासी घरों में बिजली कनेक्शन किया गया। मदुरई के कलेक्टर डॉक्टर अनीश शेखर ने उन घरों का निरीक्षण किया जहां बिजली कनेक्शन दिया गया था। दरअसल आदिवासी परिवारों ने बिजली की आपूर्ति प्राप्त करने के लिए जमा राशि का भुगतान करने में असमर्थता जताई थी। इसके लिए उन्होंने जिला प्रशासन को याचिका दी थी, जिसके बाद कलेक्टर ने विवेकाधीन कोष से भुगतान करके बिजली कनेक्शन करवाया। आपको बता दें कि इस बस्ती में कुल 53 परिवार हैं। करीब 2 दशक पहले पास की पर्वत श्रृंखलाओं में रहने वाले इन लोगों को मैदानी इलाकों में लाकर कुरिंजी नगर में बसाया गया था। और अब बात करते हैं संथाल समुदाय के महापर्व सोहराय के बारे में। 6 दिनों तक चलने वाले सोहराय पर्व के दौरान इस समय संथाल परगना में जगह जगह पर आपको बांसुरी की स्वर लहरियां सुनाई पड़ेंगी और मांदर के थाप पर थिरकते संथालों की टोलियों के दर्शन हो जाएंगे। ये पर्व भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है। ये प्रकृति, पशु पक्षियों के प्रति श्रद्धा, देवी देवताओं के प्रति विश्वास का पर्व है। सोहराय पर्व फसल काटने के बाद पूस माह में 9 से 14 फरवरी तक हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस अवसर पर प्रत्येक संथाल परिवार अपने संबंधियों को आमंत्रित करता है। 6 दिन तक चलने वाले इस पर्व में संथाल लोग अपने इष्ट देव की पूजा करते हैं। इसके साथ ही गाय, भैंस, बैल, हल और अन्य औजारों की भी पूजा की जाती है। इस पर्व की शुरुआत पारंपरिक पूजा अर्चना से होती है, जिसके बाद कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। इस पर्व की तैयारी में घरों की साफ सफाई के साथ ही काली और सफेद मिट्टी से आकर्षक रूप दिया जाता है। इस पर्व के लिए लोग अपने सभी रिश्तेदारों को आमंत्रित करते हैं और इस दौरान हाट बाजारों की रौनक भी दोगुनी हो जाती है। अपने दूसरे सेगमेंट एमबीबी पोल में आज हमने आपसे एक सवाल किया था। सवाल था, भारत की कई भाषाओं पर विलुप्त होने का खतरा मंडरा रहा है। इनमें कई भाषाएं आदिवासी समुदायों की है। क्या आप मानते हैं कि आदिवासी भाषाओं को बचाने के प्रति देश में एक उदासीनता है?
इस सवाल के जवाब में 84% लोगों ने माना कि देश में आदिवासी भाषाओं को लेकर उदासीनता है। वहीं 7% लोगों ने माना कि इन भाषाओं को बचाने के लिए कोशिश की जा रही है, जबकि 6% लोगों के मुताबिक ये कोशिश थोड़ी बहुत ही है। 3% लोगों ने पता नहीं का ऑप्शन चुना। लेकिन हमने ये सवाल क्यों पूछा था? यूनेस्को के आंकड़ों के मुताबिक भारत समेत पूरी दुनिया भर की लगभग 2500 भाषाएं हमेशा के लिए खो जाने के कगार पर है और उनके संरक्षण के लिए तत्काल ध्यान देने की जरूरत है। विशेषज्ञों का कहना है कि पूर्वोत्तर भारत में ही करीब 300 भाषाएं हैं, जिनमें से 70 से 80 जल्द ही लुप्त हो सकती हैं। इसमें भी 5 ऐसी भाषाएं हैं जिन पे सबसे ज्यादा खतरा मंडरा रहा है। इसमें मणिपुर की ही 3 भाषाएं एमोल, ताराओ और पुरम के साथ अरुणाचल प्रदेश की मारा या म्रा भाषा और असम की खमियांग भाषा शामिल है। हालात ऐसे हैं कि एमोल भाषा के केवल 6000 वक्ता हैं, जिनमें से अधिकांश पूर्वी मणिपुर में केंद्रित हैं। वहीं अरुणाचल में केवल 350 लोग ही मारा या म्रा भाषा बोल पाते हैं, जबकि ताराओ भाषा के लगभग 900 वक्ता बचे हैं और 300 लोग पुरम भाषा बोलते हैं। असम की खमियांग एक गंभीर रूप से लुप्त भाषा है, जिसे केवल 50 लोग बोलते हैं। सभी वक्ता असम के तिनसुकिया जिले में रहते हैं। हालांकि बात सिर्फ पूर्वोत्तर तक सीमित नहीं है। देश के दूसरे हिस्सों में भी आदिवासियों की मातृभाषाएं संकट में हैं और कई जगह इन्हें बचाने के लिए कुछ काम हो रहा है। लेकिन आधुनिक समाज से मेलजोल बढ़ने से आदिवासियों की पहचान कहीं ना कहीं पीछे छूट जाती है। ऐसे में कई भाषाएं केवल प्रार्थना के दौरान या सांस्कृतिक प्रथाओं को निभाते समय बोली जाने लगती हैं। इनका रोजमर्रा के जीवन में इस्तेमाल नहीं होता और धीरे धीरे ये खत्म हो जाती हैं। किसी भी भाषा को जिंदा रखने के लिए उसका बोला जाना जरूरी है। ऐसे में जरूरत है भाषा को जिंदा रखने के निरंतर प्रयास की, जिसमें आम लोगों और सरकार दोनों की भागीदारी हो। अपने तीसरे और आखिरी सेगमेंट अस्मिता और अधिकार में आज आपको बताएंगे आदिवासी वीर योद्धा तिलका मांझी के बारे में। 1857 की क्रांति से लगभग 80 साल पहले एक ऐसे क्रांतिकारी हुए जिन्होंने न केवल अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई लड़ी, बल्कि उनकी नाक में दम कर दिया था। उनका नाम था तिलका मांझी। कई इतिहासकार उन्हें प्रथम स्वतंत्रता सेनानी मानते हैं। तिलका मांझी के जीवन पर महाश्वेता देवी ने बांग्ला भाषा में शालगिरार डाके और राकेश कुमार सिंह ने हिंदी में हुल पहाड़िया लिखा है। तिलका मांझी बिहार की धरती पर पैदा हुए। माना जाता है कि उनकी जन्म तिथि 11 फरवरी 1750 थी। जन्म के बाद वे जबरा पहाड़िया हुए। तिलका मांझी ने बचपन से ही अपनी मां यानी प्रकृति को अंग्रेजों द्वारा कुचले जाते देखा था। 1770 में बंगाल में भीषण सूखा पड़ा। संथाल परगना पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ा, लेकिन इसके बावजूद कंपनी सरकार ने टैक्स दोगुना कर दिया और जबरन वसूली भी शुरू कर दी। ऐसे में आक्रोश से भरे तिलका मांझी ने भागलपुर में रखा कंपनी का खजाना लूट लिया। इसके बाद 1784 में आदिवासियों ने अंग्रेजों के भागलपुर मुख्यालय पर हमला कर दिया। घमासान लड़ाई हुई। तिलका मांझी ने अपने धनुष से एक जहरीली तीर छोड़ी। वो तीर क्लीवलैंड को लगी। तीर लगने से अंग्रेज अफसर की मौत हो गई। इसके बाद कंपनी सरकार ने तिलका मांझी को पकड़ने की बहुत कोशिश की। कहा जाता है कि किसी घर के भेदी ने तिलका मांझी का पता अंग्रेजों को बता दिया था। अंग्रेजों ने बीच रात में तिलका और अन्य आदिवासियों पर हमला किया। हालांकि इस बार भी तिलका अंग्रेजों से बच गए, जिसके बाद उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध छेड़ दिया। 12 जनवरी 1785 के दिन तिलका मांझी को अंग्रेजों ने पकड़ लिया और 13 जनवरी 1785 को इस 35 वर्षीय वीर को फांसी दे दी गई। तिलका मांझी इतिहास की किताबों से भले ही गुम है, लेकिन आदिवासी समाज में आज भी कायम है। आदिवासी समुदाय में उन पर कहानियां कही जाती है। संथाल उन पर गीत गाते हैं। 1831 का सिंहभूम विद्रोह हो या 1855 का संथाल विद्रोह, सब तिलका की जलाई मशाल का ही असर है। 1991 में बिहार सरकार ने भागलपुर यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर तिलका मांझी यूनिवर्सिटी रखा और उन्हें सम्मान दिया। इसके साथ ही जहां उन्हें फांसी हुई थी,
उस जगह पर एक स्मारक बनाया गया। इसके साथ ही आज के बुलेटिन में इतना ही। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमें मिस कॉल दें। अगर आप कोई सुझाव भेजना चाहते हैं या अपने इलाके की कोई खबर हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मैं भी भारत के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।